वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, उनसे डील करेंगे। मीनिंग इस वीडियो सेशन में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पॉइंट को अपन कंसीडर करेंगे। और यहां से आपके 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एंड जेईई एग्जाम में काफी बार एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो उन्हीं इंपोर्टेंट एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स को यहां पर मेंशन कर रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। नंबर 1 प्रॉब्लम से डील कर रही है डियर फ्रेंड्स। नंबर 1 प्रॉब्लम के अंदर क्या मेंशन्ड है? तो नंबर 1 प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स है वो ऑब्टेन हो रही है। तो इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी कैटेगरी है? ओलिगोसैकेराइड। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। तो यहां से आपको माइंड के अंदर सेट करना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अपन मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते। ये भी मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। यहां पर मैंने मेंशन किया है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का अपन जनरली क्या प्रोवाइड करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट का जनरली अपन क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का क्या कौन सी प्रोसेस मेंशन करोगे? हाइड्रोलाइसिस। जब भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपके पास 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑब्टेन होते। जब भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, नो हाइड्रोलाइसिस ऑब्टेन, मीनिंग वो वाला कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज कौन सा होगा? मोनोसेकेराइड होगा। कौन सा होगा डियर फ्रेंड्स? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंड थिंग, अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में आपको कितनी मोनोसेकेराइड की यूनिट ऑब्टेन होती है? 2 to 10 मोनोसेकेराइड अगर आपको यूनिट क्या हो रही है? ऑब्टेन हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। कौन से सेकेराइड बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस होने पर मोनोसेकेराइड की यूनिट का नंबर कितना आएगा? मोर देन 10। मोर देन 10 मोनोसेकेराइड अगर यूनिट्स आपको ऑब्टेन होती है, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को आप बोलोगे पॉलीसेकेराइड। तो ये थीम आपके माइंड के अंदर सेट हो जानी चाहिए डियर फ्रेंड। जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, अगर हाइड्रोलाइसिस उसका पॉसिबल नहीं है तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनोसेकेराइड है। अगर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेन होती है, दैट मींस वो वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल है। इसी टाइप से इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस होने पर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको ऑब्टेन होती है, इल्ड होती है, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को कौन सी कैटेगरी के अंदर अपन मेंशन करते हैं? पॉलीसेकेराइड के अंदर। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इजीली सोल्व हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। पॉइंट नंबर 2 देखिए डियर फ्रेंड्स, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म। जब भी आप ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, मीनिंग बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर हीट करते हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो यहां से कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? तो यहां पर आपके कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा डियर फ्रेंड? एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? एन हेक्सेन का। और यहां पर जो 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होते? अटैच होते। ये इंफॉर्मेशन आपको ये वाली रिएक्शन क्या करती है? प्रोवाइड करती है। जब भी ग्लूकोज की आप हीटिंग कराओगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा? एन हेक्सेन ऑब्टेन होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन भी मेंशन कर देता हूं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर डियर फ्रेंड ये होती है, एल्डिहाइड
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 1 पर। उसके बाद में CHOH इसकी 4 यूनिट अटैच होती है और लास्ट के अंदर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है CH2OH। ये डियर फ्रेंड्स एक्चुअल में किसकी स्ट्रक्चर मेंशन किए है, मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मेंशन की है। अगर आप इस ग्लूकोज का ट्रीटमेंट करवा रही हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हीटिंग करवा रही हो और यहाँ पर प्रोलोंग टाइम के लिए ये वाली रिएक्शन आप प्रोसीड कर रही हो, तो ये जो ग्लूकोज ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज है डियर फ्रेंड्स ये कन्वर्ट हो जाएगा एन हेक्सेन में। एन हेक्सेन का मीनिंग जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होती है, अटैच होती है। तो यहां से जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एन हेक्सेन होगा। तो यहां से ये प्रॉब्लम नंबर 2 सोल्व हो गई। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करती है डियर फ्रेंड, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज का ट्रीटमेंट है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो कौन से कंपाउंड में हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड एंड ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जब भी आप ग्लूकोज का ट्रीटमेंट करते हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, केमिकल रिएक्शन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। यहां पर ये लीजिए, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिए ग्लूकोज की। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बन नंबर 6 पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज का आप ऑक्सीडेशन किसके साथ मेंशन कर रही हो, नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स उसका नाम होता है सैकेरिक एसिड। और सैकेरिक एसिड के अंदर जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसका कार्बन नंबर 1 दैट मींस एल्डिहाइडिक कार्बन एंड प्राइमरी एल्कोहलिक कार्बन, इन दोनों का किसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी और इस स्ट्रक्चर का नाम है डियर फ्रेंड्स सैकेरिक एसिड। कौन सा, इस वाले कंपाउंड का केमिकल नोमेनक्लेचर क्या है डियर फ्रेंड, सैकेरिक एसिड। तो जब भी आप ग्लूकोज का ट्रीटमेंट है नाइट्रिक एसिड के साथ मेंशन करते हो ऑलवेज कौन सा एसिड बनेगा, सैकेरिक एसिड। इसी की एक सेकंड रिएक्शन और है वो भी मेंशन कर देता हूं। अगर इसी ग्लूकोज का ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर के साथ होता है, ब्रोमीन वाटर है डियर फ्रेंड्स ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ब्रोमीन वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स ये ओनली एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी COOH, यहां पर ओनली एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना है। ये फर्दर स्ट्रक्चर रिमेन सेम रहेगी, CHOH का 4 आ गया और यहां पर आ जाएगा CH2OH और इस प्रोडक्ट का नाम होता है डियर फ्रेंड्स ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये वाला, ग्लूकोनिक एसिड। इस प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी ग्लूकोज वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सैकेरिक एसिड का। तो यहां पर आप क्या मेंशन करोगे डियर फ्रेंड, सैकेरिक एसिड। ये लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैकेरिक एसिड। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए डियर फ्रेंड, पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री ग्रुप। प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसमें यह मेंशन कर रखा है कि जो ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट है ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ किसी भी टाइप के रिएक्शन नहीं करता है, मीनिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहां पर ये जो पेंटाएसिटेट है ग्लूकोज का, ये जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन है वो क्या हिंट प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पर ये आपको हिंट प्रोवाइड करती है कि यहां पर जो ग्लूकोज है पेंटाएसिटेट वाला उसमें कौन सा ग्रुप है वो एब्सेंट है। तो उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है। दैट मीन्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा CHO ग्रुप। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 5।
प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर क्या मेंशन है? द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोस। बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर के क्या होता है? रिजेंबल होता है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है? पायरेन की होती है। और यहां पर जो भाई अपन ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन उसको बोलते हैं पायरेनोस। तो यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोस स्ट्रक्चर इन एनालॉजी विद, और मीनिंग ये किसके साथ रिजेंबल होती है? तो डियर फ्रेंड ये रिजेंबल होगी पायरेन के साथ। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरेन। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक में आप क्या मेंशन कर दोगे? पायरेन मेंशन कर दोगे। करेक्ट आंसर क्या हो गया? पायरेन। और पायरेन की स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होती है ये भी मैं आपको डियर फ्रेंड मेंशन कर देता हूं। ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है डियर फ्रेंड्स वो एक 6 मेंबर साइकिल के इक्वल होती है। और इस 6 मेंबर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर 5 तो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो 6 मेंबर्ड है इसको अपन कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? पायरेन बोलते हैं। और ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पायरेन की रिजेंबल होती है, एनालॉगस होती है। इसीलिए ये अपन ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पायरेनोस बोलते हैं। तो यहां पर यही मेंशन कर रखा है कौन सा? पायरेनोस। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, प्रॉब्लम नंबर 6। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। यहां पर अपन ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट है जिसका जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो उसका जो रोटेशन का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। मीनिंग पहले जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पहले कैसा होता था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लेवियो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंप्लीट फिनोमिना को, कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अदरवाइज इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है डियर फ्रेंड्स? हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया डियर फ्रेंड? सुक्रोज। तो माइंड के अंदर सेट कर लेना कि जो सुक्रोज आपका कंपाउंड है इसका जब भी आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां पर इसका जो साइन ऑफ रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो से लेवियो में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को अपन और क्या बोल सकते हैं? इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। A linkage in between two monosaccharide units through oxygen atom is called linkage। यहां पर जब भी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है, जब भी मोनोसेक्राइड यूनिट है वो ज्वाइन रहती है ऑक्सीजन एटम के थ्रू, तो यहां पर इस बॉन्ड को, इस लिंकेज को अपन कौन सा लिंकेज बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये माइंड के अंदर आपको सेट करके रखना डियर फ्रेंड। जब भी मोनोसेक्राइड की यूनिट्स ऑक्सीजन एटम के थ्रू कनेक्टेड होती है तो इस लिंकेज को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर मेंशन है इन एमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग अकर्स बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या अंडरस्टैंड करनी है डियर फ्रेंड्स? स्टार्च। स्टार्च एक्चुअल में किसका एग्जांपल है? पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। यह भी आपको माइंड में सेट करना है। स्टार्च है वो किसका एग्जांपल होता है डियर फ्रेंड? पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। तो स्टार्च है इसका फॉर्मेशन है वो 2 कंपोनेंट से होता है। फर्स्ट वाला कंपोनेंट होता है डियर फ्रेंड्स एमाइलोस और सेकेंड वाला कंपोनेंट होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। तो यहां पर जो सुक्रोज है इसके 2 कंपोनेंट होती है, फर्स्ट होता है एमाइलोज, सेकेंड है एमाइलोपेक्टिन। तो यहां पर आपसे यही पूछा है कि जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें जो ब्रांचिंग अकर होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, वो कौन कौन से कार्बन के मिड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है
तब जाकर एमाइलोपेक्टिन की ब्रांच स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होती है। तो आपको यह पता रखना है कि जो एमाइलोपेक्टिन के अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो C1 एंड C6 कार्बन एटम के मिड में होती है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां पर जो ग्लूकोज रहेगा उसके C1 और C6 कार्बन के मिड में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपको एमाइलोपेक्टिन की ब्रांचिंग जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे डियर फ्रेंड। प्रॉब्लम नंबर 9। द एमिनो एसिड which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are known as। जनरली डियर फ्रेंड्स अपन एमिनो एसिड को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एमिनो एसिड को कैटेगराइज करते हैं अपन। एक फर्स्ट वाला हो जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड एंड सेकंड वाला होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जो एसेंशियल एमिनो एसिड है इनका जो प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है इनका फॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इजीली हो जाता है। तो जो भी एसेंशियल एमिनो एसिड है इनका फॉर्मेशन, इनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं? इनको डाइट के थ्रू क्या करते? इनटेक करते। तो यहां से यही पूछा है कि ऐसे कौन से एमिनो एसिड है? दैट मीन्स the amino acid which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are known as essential amino acid। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेंशियल एमिनो एसिड। ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड है जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, इनका सिंथेसिस, इनको डाइट के थ्रू अपन को क्या करना पड़ता है? इनटेक करना पड़ता है। इसीलिए इनको अपन कौन से एमिनो एसिड बोलते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 10। इन फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। यहां पर एमिनो एसिड की ऐसी कौन सी फॉर्म होती है जो एमिनो एसिड की एम्फोटेरिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है? तो यहां पर आपको माइंड के अंदर डायरेक्ट सेट रखना है कि एमिनो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते, और ज्विटर आयन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 1 प्रोटॉन को डोनेट करता है, एंड एमिनो जो ग्रुप है वो उसी प्रोटॉन को क्या करता है? गेन करता है। लेकिन जो एम्फोटेरिक बिहेवियर को कौन इजीली एक्सप्लेन करता है? एमिनो एसिड के ज्विटर आयोनिक फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ज्विटर आयोनिक फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्विटर आयोनिक। प्रॉब्लम नंबर 11 की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को यहां पर मेंशन कर रखा है। प्रॉब्लम नंबर 11 देखिए। एक्सेप्ट ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेचर में आपके 20 टाइप के एमिनो एसिड है, और मैक्सिमम जो एमिनो एसिड है ये कौन सा नेचर शो करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन ओनली एंड ओनली डियर फ्रेंड्स 1 एमिनो एसिड ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी किसी भी टाइप का पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं करता है। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ओनली 1 ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। अदरवाइज जितने भी आपके नेचुरली फाइंड होने वाले एमिनो एसिड है उनका नेचर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते। डेफिशिएंसी ऑफ कोजेज बेरी। यहां पर आपके पास ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज है वो क्या होती है? ऑब्टेन होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है अगर जिसकी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? बेरी डिजीज को क्या कर देगा? कोज कर देगा। तो यहां पर कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स यहां पर है विटामिन B1। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। कौन सा विटामिन है? विटामिन
B1। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया इसका विटामिन B1 इज द करेक्ट आंसर। तो बॉडी में जब भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा डिजीज को कॉज करेगा? बेरी बेरी डिजीज को क्या करेगा? कॉज करेगा। प्रॉब्लम नंबर 13 की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। आर जॉइंड टुगेदर बाई फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड। जब भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा तो उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कौन सा बॉन्ड है वो कनेक्ट करके रखता है? फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज ही है जो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। लिंकेज इन बिटवीन 5 एंड 3 एंड कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। जो भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है तो इस पेंटोज शुगर के 5 एंड 3 एंड को फॉस्फोडाइएस्टर जो लिंकेज है वो क्या करके रखता है? ज्वाइन करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। तो ये है वो कौन किसके अंदर प्रेजेंट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसी के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड्स। ये लीजिए यहां पर मैंने राइट डाउन कर दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स आर joined together by phosphodiester linkage in between 5 and 3 and carbon atom of pentose sugar। प्रॉब्लम नंबर 14 की ओर मूव कर रही है डियर फ्रेंड्स। इन डीएनए साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद। यहां पर आपके पास डियर फ्रेंड ये जो साइटोसिन है एक्चुअल में नाइट्रोजिनस बेस का एग्जांपल है। और डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। बात करते हैं अगर अपन डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो यहां पर प्रेजेंट होने वाली जो नाइट्रोजिनस बेस, कौन से बोल रहा हूं मैं? नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं? तो यहां पर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब इस वाली प्रॉब्लम में क्या पूछा है आपसे? इन डीएनए साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद। जो साइटोसिन है वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? साइटोसिन। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर देता हूं। ये जो साइटोसिन है वो ऑलवेज किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? ग्वानिन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एंड थाइमिन एंड एडेनिन के मिड में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। थाइमिन है वो एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ग्वानिन। तो यहां पर करेक्ट आंसर मेंशन करता हूं मैं ग्वानिन। ये लीजिए डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्वानिन। और शॉर्ट में अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 की ओर मूव कर रही है डियर फ्रेंड्स। इन माल्टोज, माल्टोज किसका एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स? ये आपके डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। माल्टोज किसका एग्जांपल है? डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। इन माल्टोज वन ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट इज लिंक्ड टू ऑफ अनोदर ग्लूकोज यूनिट सेकेंड। जो माल्टोज जो आपके पास डाइसेकेराइड है इसमें जो बोथ यूनिट्स है वो किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। तो यहां पर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहां पर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा ग्लूकोज फर्स्ट एंड ग्लूकोज सेकंड यूनिट के मिड में वो कौन कौन से कार्बन के मिड में फॉर्मेशन होगा? तो यहां पर अपन को पता रखना है कि एक जो ग्लूकोज यूनिट है उसका तो कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करेगा एंड सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन माल्टोज C1 of 1 glucose first is linked to C4। कौन सा हो जाएगा? C4 of another glucose unit second। मीनिंग C1 एंड C4 के मिड में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करेंगे डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 16। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू बाय ब्रोमीन वाटर। अभी स्टार्टिंग में मेंशन किया था मैंने ओनली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा डियर फ्रेंड्स उसको मैंने क्या नाम बोला था? ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक
एसिड, क्योंकि यहां पर जो ब्रोमीन वाटर है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर ओनली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्रॉब्लम नंबर 17 से डील करेंगे। इज रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल को अगर आपको रैपिडली राइज करना है तो कौन सा जो हार्मोन है वो क्या होता है, रिलीज होता है, और वही क्या होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है वो, इंसुलिन हार्मोन है। तो यहां पर ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया कौन सा करेक्ट आंसर है, इंसुलिन। इंसुलिन इज रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है तो इसके रेस्पॉन्स के अंदर कौन सा हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर सिक्रेट होगा, उस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन है। और इंसुलिन जो हार्मोन है डियर फ्रेंड्स ये ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 के अंदर मेंशन है डियर फ्रेंड्स, आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। ऐसे कौन से आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स है या मॉलिक्यूल्स है जिनको जो कैसे एक्ट करते, एक्ट एज ए इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मीनिंग जो सेल के मिड में क्या करते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको पता रखना है कि जो केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं इनको, अदरवाइज इंटरसेल्युलर मैसेंजर भी बोल सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स है डियर फ्रेंड्स हॉर्मोन्स। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, हॉर्मोन्स। तो जो भी हॉर्मोन्स मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज ए इंटरसेल्युलर मैसेंजर, और हॉर्मोन्स को अपन और क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए, लो लेवल ऑफ इन द डाइट में लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, मीनिंग जब भी अपनी डाइट में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, किसका लेवल लो हो जाता है, जिससे अपने कौन सी डिजीज हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज हो सकती है। तो किसका लेवल लो हो जाता है डियर फ्रेंड्स डाइट के अंदर, आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर इस वीडियो सेशन को यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो सेशन में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, अंडरस्टैंड हुआ है, तो एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।